अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ योर नरेटर समरीन शाह और हम आज की किस्त स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 73। द वीडियो कर्टेसी गोज़ टू रमशा खान। जी, आप सब लोगों की फ़ेवरेट रमशा खान आ गई हैं। आपको उनका स्टाइल, उनका फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता है और आई एग्री विद दैट। शी इज़ रियली गुड एट दैट। बट ज़ाहिर है हमारी टीम में से कोई बीमार हो जाता है, किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, सो वी हैव टू चेंज अवर प्लान्स। हमें कभी कभार स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तो अब आप लोगों का मज़ा दोबाला होने वाला है और आज की किस्त में हम लोग प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट यानी इरहा जो है वो किडनैप हो गई थी। स्ट्रेट अवे मैंने पहले 2 डेज़ जो है वो सिर्फ पास्ट का दिखाया था, लेकिन अब मैं प्रेजेंट पे बैक आ चुकी हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में बात करना चाहती थी। आई वॉज नॉट रेडी टू राइट अबाउट द प्रेजेंट, बट अब हम प्रेजेंट के लिए रेडी हैं, थोड़े से मजबूत हैं और आप भी उम्मीद करती हूँ मजबूत होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हाल वो सीधा अंधाधुंध बस भागे जा रही थी। इसको कोई होश नहीं था कि ठीक रास्ते से जा भी रही है या नहीं, या वो रास्ता इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। बस इसको एक बंदे से ख़तरा था और वो उसके पीछे था। इरहा ने अपनी टांगों को एक सेकंड के लिए ठहरना तो दूर, हल्का सा सीधा भी नहीं किया। बेशुमार दरख्तों के बीच से गुजरती वो बिला आखिर जब बाहर निकली तो खुला हरियाली मैदान के इर्द गिर्द हर तरफ पहाड़ थे। पूरी गुलाई में कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ये रशिया की कौन सी जगह पे है? इससे अभी ठंड का बेतहाशा खड़े होकर एहसास हुआ, हत्ता कि अभी सर्द मौसम आया भी नहीं था। अब क्या करे वो? कहीं से तो निकलना था, ये कहाँ फंस गई वो? इसने तेज़ी से चलते हुए गर्दन घुमाई, लेकिन वहाँ कोस्तिया नहीं नज़र आया। क्या वो पीछे नहीं आया? वो दाएं समेत गई, वो बाएं समेत गई, हर तरफ डेड एंड था। कोई कोना, कोई शॉर्टकट, कुछ तो होगा। मगर इतना चलने पर जब इरहा थक हार गई, पहली इतनी कमज़ोरी थी, ऊपर से ठंड बढ़ गई थी, भूख भी लगना शुरू हो चुकी थी। इस हरियाली ज़मीन पर बैठकर वो सामने जंगलात वाले एरिए की तरफ देख रही थी। आया कोस्तिया आता भी है या वाकई इसके हमले से कुछ तो हुआ है? इसने लफ्ज़ ज़ोर से काटे, या फिर वो जानता था कि जिस समेत वो गई है वहाँ से कोई फरार नहीं है। इरहा लंबी लंबी सांस लेने लगी और छोड़ने लगी। इस वक्त वो बिल्कुल नहीं टूटेगी और जज्बाती होगी। अचानक इसका सर घूमने लगा। इसे समझ नहीं आई। इसने अपना सर पकड़ा, लेकिन हाथ पांव सुन्न होते जा रहे थे। नो नो नो, वो बेहोश नहीं हो सकती, और ऐसी जगह जहाँ ऐसे कुछ भी हो सकता था। इसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इसकी टांगों ने जवाब दे दिया। वो लड़खड़ाते हुए फिर गहरी गहरी सांस छोड़कर कांपते हुए बोली, अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं जानती हूँ मेरी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ये सब हुआ है। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखा दें। प्लीज़ मुझे रुस्वा मत होने दीजिएगा। एली कहता है, अगर आपको सख्त अजियत में पुकारो तो आप अपने बंदे की दुआ रद्द नहीं करते। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दें, वो गहरे कर्ब से बोली। इसके बाद इसे याद नहीं कि क्या हुआ। जब इसकी आंखें खुली तो वो सॉफ्ट लेदर में थी। इसकी पोजीशन ने इसे बेराम किया। वो ज़रा सा सीधा होते हुए हाथ उठाकर कहीं रखा तो कुछ नरम गर्म सा महसूस हुआ था। इरहा चौंकी तो अपनी मंदी मंदी आंखें खोली तो बेज कलर का लेदर हर तरफ था। आगे सीट थी, कार सीट। इसने नासमझी से पूरी तरफ देखकर जब ने दाएं जानब देखा तो इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो कोस्तिया था। इसने पूरा मास्क पहना हुआ था। इरहा ने देखा वो उसके साथ गाड़ी में थी। वो कब यहाँ पहुँची? नींद पूरी हो गई डार्लिंग की? कोस्तिया ने हाथ बढ़ाकर इरहा की लट इसके गाल से हटाई कि इरहा ने इसके हाथ को थप्पड़ मारकर हटाया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम तो मेरे पीछे नहीं आए थे। कोस्तिया ने एक बटन दबाया और सामने काली प्राइवेट स्क्रीन इसकी और ड्राइवर के दरमियान आ गई। इरहा का ध्यान तो ड्राइवर की तरफ गया ही नहीं था। बहुत आ गया तुम्हारे पीछे पीछे स्वीट हार्ट, अब तुम्हारी बारी थी। तुम खुद चल कर आई थी मेरे पास। इरहा का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे। मैं अपने आप को जान से मार दूं, लेकिन तुम्हारे पास खुद चलकर कभी ना आऊं। मुझे तुम उठा कर लाए हो। तुमने शायद कुछ किया था। तुम जानते थे शायद मैं भागने की कोशिश करूंगी तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकूंगी, बेहोश हो जाऊंगी और तुम आराम से मुझे ले आओगे। मैं तुम्हारा इतना जीना हराम कर दूंगी कि तुम पछताओगे। तुम ही मुझे वापस छोड़ दोगे, समझे? बोलो बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनना। बस इतना ही था? मैं तो इस पूरी राइड में तैयार बैठा था। मैं तो तुम्हारे खराटे भी इंजॉय कर रहा था, लेकिन एक तरह से मन कर रहा था कि तुम्हारे इन खराटों को मैं निगल। शट अप! मुझे ये बेहुदा घटिया बातें नहीं सुननी। मुझे वापस छोड़ दो कोस्तिया। अगर अपनी ज़िंदगी ज़रा सी भी प्यारी है, अपने अपने लिए ना सही
किसी के लिए भी तो छोड़ दो, वरना तुम रहम की भीख मांगोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी। कोस्तिया सीधा इसकी तरफ आया और झुका। इरहा खौफ से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, एकदम चुप होकर पीछे हो गई। रहम की भीख मांगोगी तो तुम्हें रहम की भीख तो तुम्हें मांगनी चाहिए रुष्का। तुमने मुझ पे थूक मार के जो हमला किया था ना, वो कोई और करता तो अपनी जान से हाथ धो बैठता। ऐसी तस्लील पे अभी तक जिंदा सलामत अनछुई मौजूद हो तो इसको मेरा रहम ही समझो। अगर मैं बेरहम आ गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, वापस जाने की ख्वाहिश ही ख़त्म कर दूंगा। इसलिए स्वीट हार्ट, जितना भागना है भागो। क्या मैंने रोका? नहीं ना। जितना लड़ना है लड़ो। क्या मैंने कुछ कहा? नहीं ना। मगर कोस्तिया दमीर को बेइज्जत करूँगी तो इसने इरहा का जबड़ा पकड़ा और अपने मांस चेहरे के करीब किया। तो कोस्तिया भी सूद समेत ही बेइज्जती वापस करेगा। इसने अंगूठे से इरहा की गर्दन में उभरती गिल्टी को छुआ, फिर ज़रा सा दबाया। इरहा हिली बिल्कुल नहीं। अगर वो लड़का होती तो इसे खौफ ना होता। वो लड़की थी। इसके पास सबसे कीमती चीज़ इसकी इज्जत थी। वो खो गई तो इसके पास बचेगा क्या? कोस्तिया ठीक कह रहा था। घर जाने की तमन्ना तो दूर, जीने की तमन्ना इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसकी इज्जत, इसका गरूर था, वो टूट गया, सब कुछ टूट जाएगा। कोस्तिया से छोड़कर पीछे हुआ और उसने कोट की जेब से मास्क निकाला। सिंपल काले रंग का मास्करेड मास्क जिसके एक कोने पर पड़ लगे हुए थे। ये पहनो और अपना हुलिया ठीक करो। 15 मिनट में हम पहुंचने लगे और कोई होशियारी नहीं। तुम कापू के खेल को शायद बच्चों का डॉल हाउस समझ रही थी। ये एक डूबती टाइटैनिक की मिस्ट्री है। इसमें जितना घुसोगी फरार के रास्ते गंवाती जाओगी। गहराइयों में कशिश है, मगर गहराइयाँ मौत के कुएं का दूसरा नाम है। कोस्तिया ने इसका मास्क इसकी गोद में फेंका और इरहा जख्मी निगाहों से इसके मास्क को पकड़े हुए देखने लगी। तुम अब वो पुरानी इरहा वैसी भी नहीं रही। अब तुम इरुष्का हो। तुम कत्ल भी कर चुकी हो। तुम घर वालों और अपनी मोहब्बत से अलहदा हो चुकी हो। तुम आहिस्ता आहिस्ता अपना पुराना अक्स खोती जा रही हो। तुम अब एक सिपाही हो। तुम किसी गैर के कमरे और बिस्तर से भी उठ चुकी हो। मुझे बताओ, क्या पुरानी इरहा ऐसा करती या ऐसी थी? कोस्तिया ने इसके दिल पे कड़ा वार किया और इरहा बिल्कुल जामिद हो गई। तुम खुद को कबूल नहीं करी तो तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले और बॉयफ्रेंड तुम्हारे इस बदलाव को हजम करेंगे? इरहा मज़ीद खाली हो गई। वो ठीक कह रहा था। वो भाग रही है तो क्या वो पहली जैसे रहेगी? वो खुद को कबूल नहीं कर पा रही तो क्या घर वाले करेंगे? माँ बाप तो चलो माँ बाप होते हैं, मगर बाकी सब? वो उनकी नज़रों में गिर चुकी होगी कुछ ना करके भी। और एली, अगर वो चाहेगा भी तो इसके घर वाले इसका साथ नहीं देंगे। वो हया आंटी की तबीयत से वाकिफ़ थी। कितनी मुश्किलों से दिल साफ़ हुआ था, इस पे भी दरार पड़ जाएंगे। इसको रोना नहीं आ रहा था, इसका दिल भी सिसक नहीं रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से भी पत्थर की हो चुकी थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। इस डिल्यूशन से निकलना होगा। ये इसका ख्वाब था। इस ख्वाब की कीमत जो चुकाई थी वो भारी थी। इसने मास्क उठाकर पहन लिया और सीधा बैठकर वो सामने काले शीशे वाली खिड़की को घूरने लगी। कोस्तिया उसको देखता रहा, फिर गर्दन घुमाकर वो भी सीधे की तरफ देख रहा था। जब गाड़ी रुकी तो कोस्तिया बोला, उतरो इरुष्का। इसने देखा इरहा साग थी। इरुष्का, इसने ऊंची आवाज़ में पुकारा तो इरहा ने रोबोटिक अंदाज में दरवाजे की हैंडल को घुमाया और उतरी। माजी, अमीरा स्कूटर चलाते हुए कॉलेज से वापस आ रही थी। आज अपने आखिरी पेपर से फारिग हो गई थी तो स्कूटर लेकर गई थी ताकि रास्ते में अपने पसंद का वीगन टाकोज और वनीला लाटे भी ले ले की। बहुत दिनों से इसका दिल चाह रहा था। अभी वो रेहा कैफ़े ही जा रही थी जो रिमशा आंटी और मम्मी का था। रिमशा आंटी ने कहा था वो उसे टमाटर और चने के चटपटा सा टाकोस बनाकर देंगी। अमीरा सीधा कैफ़े पहुंच गई और पार्क करते हुए जाने लगी जब सामने एलेक्स को देखकर चौंकी, जो रिमशा की गाड़ी का बोनेट खोले कुछ ठीक कर रहा था। सफ़ेद टी शर्ट जिस पे एक दो जगह कालक लग गई थी, बेज रंग की पैंट में मलबूस इसका वर्जिशी जिस्म और नुमाया लग रहा था। अमीरा इसको एक नज़र देखने के बाद जाने लगी। जब इसकी ठूरी पे गहरा ज़ख्म देखकर वो रुक गई। फिर ना जाने क्या हुआ, वो इसके करीब आई। एलेक्स रिमशा की गाड़ी को चेक कर रहा था जो ड्राइव के दौरान बहुत गर्म हो गई थी। इसका ध्यान अभी इस तरफ था जब पीछे किसी नर्म नाजुक सी आवाज़ पे मुड़ा। ये आपके चेहरे को क्या हुआ है? एलेक्स ने खड़े होते हुए खाली गर्दन घुमाई तो देखा अमीरा खड़ी हुई थी। इसने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, इसके साथ वाइट शर्ट और इसके ऊपर हाफ स्लीव्स पीले रंग की स्वेटर। अपने गहरे भूरे रंग बालों को इसने ऊंची पौनी में बांधा हुआ था। इसने साथ बैग भी पकड़ा हुआ था और बड़ी फिक्रमंदी से इसकी ठूरी के ज़ख्म को देख रही थी जो इसको फाइटिंग प्रैक्टिस में सिकंदरबाज से वसूल हुआ था। इनकी अंगूठी से इसकी जिल्द बुरी तरह इसकी फट कर चीर गई थी। आप यहाँ? मेरी मम्मी का कैफ़े है, मैं अपना लंच लेने आई हूँ। लेकिन ये आपको क्या हुआ है? एलेक्स भी चसबस हो गया। ज़ाहिर है ये कैफ़े इस लड़की का भी था। कुछ भी नहीं, बस छोटे मोटे ज़ख्म लगते रहते हैं। छोटे होते हुए जब वो बीमार था तो बाप से ही कुट खाना शुरू हो गया था।
کسی باپ نے بھی اپنی اولاد کو نہیں مارا تھا جتنا ایلیکس کا باپ اس کو بچپن میں مارا کرتا تھا۔ وجہ صاف تھی، اس کو کینسر تھا، وہ بیمار تھا، وہ مافیا کی دنیا میں ایڈجسٹ ہونے کے اس قابل نہیں تھا۔ پھر سکندر بھائی اس کی زندگی میں آئے، انہوں نے اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑا، اسے اپنی فیملی کا حصہ بنایا، اس کا علاج کروایا اور اسے زندگی کی نئی نوید ملی۔ اب ان سے چوٹ ملتی تھی، اس کے لیے چوٹ نہیں اعزاز تھا۔ وہ اسے مضبوط بناتے تھے۔ یہ تو بڑا کٹ ہے، انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور اتنے بڑے درد والے دانے آپ کے چہرے پہ آ جائیں گے، ویسے ہی کافی رف ہے۔ آپ اسکننگ کرتے کیا؟ امیرہ بولی۔ ایلیکس نے آنکھیں گھمائی۔ اسکن کیئر لڑکیاں کرتی ہیں اور یہ نارمل ہے ویکینڈ گرل، ڈونٹ بادر۔ وہ بونٹ بند کر کے جانے لگا جب امیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا جس پہ ایلیکس ساخت ہو گیا۔ رکو، مجھے یاد آیا، میرے پاس کچھ ہے۔ امیرہ نے اپنے سن فلاور ٹاٹ بیگ سے کچھ نکالا۔ ایلیکس تو بس اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جنہیں ابھی امیرہ نے پکڑا ہوا تھا۔ سر جھٹک کر وہ جانے لگا تو امیرہ سامنے آئی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا باکس تھا۔ یہ لو، یہ بینڈ ایڈ باکس، اس میں یہ 3 لگا لیں، کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہوں۔ وہ امیرہ کے ہاتھ میں ہیلو کٹی اور دل کی شکل والے بینڈ ایڈ والا ڈبہ دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں ڈرانا تاثر آیا۔ اسے پھر احساس ہوا وہ واقعی بہت ینگ ہے۔ ضرورت نہیں ہے، ایلیکس خشک لہجے میں بولا، لیکن امیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ ڈبہ رکھا۔ اوہو ہے، دیکھو میں جانتی ہوں آپ بوائز بڑے رف ٹف بنتے ہیں، مگر اپنا خیال ہی رکھیں گے تو باقی گھر والوں کا خیال کیسے رکھیں گے؟ یہ تو صرف چوٹ ہے، مگر سوچیں اگر اس چوٹ سے اتنی بیماری ہو گئی تو ایک چھوٹا سا بینڈ ایڈ سے مزید تکلیفوں سے تو بچ سکتے ہیں۔ اتنا بھی بندہ ماچو نہ ہو اور اسکن کیئر کرنی چاہیے۔ میں تو اپنے بھائیوں کو بھی کہتی ہوں، براق بھائی تو کہتے ہیں خالی ڈیٹول صابن کافی ہے، ایسے لشکاریں مارتی ہے کہ ہمارے ہزاروں کی پروڈکٹس بھی وہ چمک نہیں لاتی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو مردوں کی اسکن کے لسٹ دوں گی، ابھی آپ خالی بس لوشن لگا لیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور ایلیکس اس کی چلتی ہوئی زبان کو سننے لگا، کتنا بولتی ہے یہ۔ وہ سر میں نفی ہلا کر اسے باکس دینے لگا جب بائے کہہ کر وہ چلی پڑی کیفے کی طرف۔ ایلیکس اسے روکنا چاہتا تھا مگر اسے یاد آیا وہ مصطفیٰ آصف کی بیٹی ہے، وہ آدمی بھی اس کے باس کی طرح تھا، بہت بار اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے لوگوں کے سر پھاڑ چکا تھا۔ اپنا نہیں پھڑوانا تھا تو باکس پکڑے بس دیکھنے لگا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا۔ اگر ادھر ادھر پھینکتا تو اس لڑکی یا اس کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا، کیونکہ یہ انہی کا علاقہ تھا۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی، اینڈ ابھی کے لیے اتنا ہی، بیکاز آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو موسم کی تبدیلی آئی ہے نا، اس میں آئی ایم شیور آئی نو کہ سب بیمار ہیں، تو اوبویسلی بات ہے میں بھی کون سا ٹھیک ہوئی ہوں گی۔ تو یس، پھر ملاقات کرتے ہیں اگلی قسط میں آپ سب سے۔ اللہ حافظ۔